अक्सर ऐसा होता है ना कि दफ्तर में या किसी पार्टी में लोग एक दूसरे से बेहद मीठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। हर कोई एकदम सभ्यता की मिसाल नजर आता है उस वक्त। सही कहा। सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बस सद्भावना ही है। लेकिन सच बताऊं तो इस पूरी चमक दमक के ठीक पीछे एक बहुत ही खामोश और रणनीतिक खेल चल रहा होता है। एक ऐसा खेल जहां सत्ता, ईर्ष्या और लालच की चालें चली जा रही हैं। एकदम सही। और आज के इस गहन चर्चा में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इसी अदृश्य खेल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की बहुत ही मशहूर किताब शक्ति के 48 नियम है। द 48 लॉज ऑफ पावर, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों कोई भी इंसान शक्तिहीन नहीं दिखना चाहता, लेकिन साथ ही सफलता का असली सूत्र क्या है। मतलब ये कि इस किताब की प्रस्तावना इसी पर्दे को बेबाकी से हटाती है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहूं तो ये बिल्कुल शतरंज के एक ऐसे खेल जैसा है जहां मोहरों को तो बेरहमी से काटा जा रहा है, लेकिन जो खिलाड़ी है उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूम मुस्कान है जैसे वो बस बोर्ड को सजा रहा हो। बाप रे, ये शतरंज वाला नजरिया तो इस पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर देता है। हाँ, और अगर हम इस फितरत के पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये विरोधाभास सच में बहुत गहरा है। मतलब इंसान बुनियादी तौर पर सत्ता या शक्ति चाहता है। क्योंकि शक्तिहीनता का एहसास शायद हमें बहुत असुरक्षित महसूस कराता है ना। बिल्कुल। जब हालात हमारे नियंत्रण में नहीं होते तो हमारा मस्तिष्क उसे एक खतरे के रूप में देखता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। अच्छा, वो क्या? पेच ये है कि समाज में खुलकर शक्ति की चाह जताना भी उतना ही बड़ा खतरा है। मतलब कोई खुलेआम ये नहीं कह सकता कि उसे सबसे ताकतवर बनना है। एकदम सही। अगर कोई सरेआम ये कह दे कि वो सबको पीछे छोड़ना चाहता है तो वो तुरंत एक खतरा बन जाता है। और इंसानों का समूह, जिसे हम समाज कहते हैं, वो ऐसे महत्वाकांक्षी इंसान के खिलाफ तुरंत एकजुट हो जाता है। हाँ, लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल। इसलिए शक्ति हासिल करने की इस पूरी प्रक्रिया को एक आवरण की, एक नकाब की जरूरत होती है। लेकिन क्या ये नजरिया कुछ ज्यादा ही निराशावादी नहीं लगता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब ये मान लेना कि हर इंसान बस सत्ता की होड़ में लगा है और उसकी हर अच्छी बात के पीछे कोई स्वार्थ है, क्या दुनिया सच में ऐसी है? ये सवाल बहुत लाजमी है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत के हिसाब से तो कोई भी काम निस्वार्थ होता ही नहीं है। अगर कोई इंसान न्यायपूर्ण और नेक दिखने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो बस नाटक कर रहा है? मैं कहूंगी कि इसे निराशावादी कहने के बजाय यथार्थवादी कहना ज्यादा सटीक होगा। बात सिर्फ नाटक करने की नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक सामाजिक अस्तित्व की शर्त है। अगर कोई व्यक्ति चालाक है तो भी उसे नेक और प्रजातांत्रिक दिखना ही पड़ता है। अच्छा, क्योंकि अगर वो चालाक दिखेगा तो लोग दूर भागेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब शक्ति का प्रदर्शन सरेआम किया जाता है तो सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है तो वो तुरंत विरोध करेगा। हाँ, ये तो है। कोई भी कंट्रोल होना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वही नियंत्रण सभ्यता, समानता और न्याय के नारों के पीछे छिपा हो तो लोग खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और यही कारण है कि दुनिया के सबसे चालाक रणनीतिकार कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा का दिखावा नहीं करते। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। आज के समाज में जिसे हम वर्चू सिग्नलिंग कहते हैं या नैतिकता का दिखावा कहते हैं, वो भी शायद सत्ता पाने का ही एक तरीका है। एकदम सही। लोग सोशल मीडिया पर या दफ्तर की मीटिंग्स में ये साबित करने की होड़ में रहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। हाँ, लेकिन किताब की प्रस्तावना इस पूरे व्यवहार की जड़ें आज से नहीं जोड़ती। वो इसे इतिहास के पुराने सामंती दरबारों से जोड़कर देखती है। वो दौर जब राजा और महाराजा हुआ करते थे। बिल्कुल। उस दौर के महाराजाओं या सम्राटों के दरबार असल में इस मनोवैज्ञानिक युद्ध की प्रयोगशालाएं थे। हाँ, क्योंकि दरबार का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसने इस दोहरे चरित्र को जन्म दिया। वो कैसे? देखिए, जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो गई, मतलब राजा के हाथों में, तो दरबारियों के पास तलवार उठाकर एक दूसरे से लड़ने का विकल्प खत्म हो गया। मतलब खुली हिंसा पर पाबंदी लग गई होगी। बिल्कुल। दरबार को तो सभ्यता, शिष्टाचार और संस्कृति का चरम माना जाने लगा ना। अब अगर किसी को आगे बढ़ना था, राजा का चहेता बनना था, तो वो बल प्रयोग नहीं कर सकता था। हाँ, वरना उसे ही दरबार से निकाल दिया जाता। एकदम सही। और यहीं से एक सूक्ष्म कला या इनडायरेक्ट आर्ट का जन्म हुआ। इनडायरेक्ट आर्ट, ये थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ,
क्योंकि अगर कोई दरबारी राजा की खुलेआम चापलूसी करता या सत्ता के करीब जाने की जल्दबाजी दिखाता तो बाकी के दरबारी सतर्क हो जाते और फिर वो उसकी साजिशों को नाकाम कर देते। बिल्कुल। ये तो मुझे किसी थ्रिलर फिल्म के उस दृश्य जैसा लग रहा है जहां एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हर किसी की जेब में एक खंजर है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। जरा उस तनाव के बारे में सोचिए। किसी से नफरत करना, उसे हराना चाहना और फिर भी उसके सामने झुककर सबसे मीठे शब्दों में बात करना। हाँ, इसके लिए अपनी भावनाओं पर बहुत गजब के नियंत्रण की जरूरत होती होगी। मतलब ये खुले युद्ध के बजाय पूरी तरह से एक सभ्य युद्ध था। बिल्कुल। और इस सभ्य युद्ध की रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग अपनी भावनाओं को नहीं छिपा पाते थे वो दरबार से बहुत जल्दी बाहर कर दिए जाते थे। हाँ, उन्हें बेवकूफ माना जाता होगा। एकदम। एक सफल दरबारी के सामने हमेशा ये दोहरी चुनौती होती थी कि वो शालीनता की मूर्ति भी दिखे और साथ ही अपने विरोधियों की जड़ें भी खोखली करे। बाप रे, मतलब नफरत छिपाने के साथ साथ इरादों को अदृश्य कर देना। हाँ, वो अपने विरोधी पर वार भी करते थे और ये सुनिश्चित भी करते थे कि वार करने वाले के रूप में उनकी पहचान ना हो। वो अफवाहें फैलाते होंगे या दूसरों के जरिए अपना काम करवाते होंगे। बिल्कुल। और जब विरोधी गिरता था तो वो सबसे आगे बढ़कर उसके प्रति सहानुभूति जताते थे। सहानुभूति जताना, ये सच में सबसे खतरनाक हिस्सा लगता है। मतलब पीठ में छुरा घोंपते समय भी हाथ पर मखमल का दस्ताना पहने रखना। हाँ, मखमल का दस्ताना, ये रूपक इस किताब में बहुत गहराई से इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे हिंसा ने अपना रूप बदल लिया। और अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो क्या कुछ बदला है? मुझे तो नहीं लगता। मानव मनोविज्ञान कोई कुछ सदियों में थोड़ी बदल जाता है। सही बात है। ऐसा लगता है कि सिर्फ लिबास बदले हैं, इंसान की फितरत बिल्कुल वही है। दरबारों का आधुनिक रूप है। जहां आज भी हर चीज को पारदर्शी, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक दिखने की जरूरत होती है। हाँ, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो खुद को बहुत सभ्य मानता है, लेकिन इस चमकती हुई सतह के ठीक नीचे ईर्ष्या, लालच और नफरत का वही अलाप धधक रहा है। बस तरीके बदल गए हैं ना। बिल्कुल। आज के मखमल के दस्ताने शायद वो एचआर वाले ईमेल हैं जिनमें बेहद विनम्र भाषा में किसी का प्रमोशन रोक दिया जाता है। अरे हाँ, वो एचआर ईमेल वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक है। या फिर वो मीठी बातें जो किसी को झूठे भरोसे में रखकर उसका इस्तेमाल करने के लिए कही जाती हैं। जैसे वो लिखते हैं ना, जैसा कि हमारी पिछली चर्चा में तय हुआ था, और बस एक लाइन लिखकर असल में किसी को किनारे कर दिया जाता है। हाँ, और कोई शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि भाषा पूरी तरह से पेशेवर और सभ्य होती है। बिल्कुल। यहीं पर मुझे पुनर्जागरण काल के महान कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली का एक विचार याद आ रहा है। स्रोत में उनका जिक्र बहुत अच्छे से किया गया है। हाँ, मैकियावेली का वो मशहूर विचार। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुसंख्यक बुरे लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। जब पहली बार इस बात पे गौर किया जाए तो ये सच में अंदर तक झकझोर देती है। हाँ, बहुत कठोर लगती है ये बात। कठोर है, लेकिन मैकियावेली का ये विचार असल में इस पूरी किताब की धुरी है। ये नैतिक रूप से कठोर लग सकता है, लेकिन यही यथार्थ है। मतलब अगर कोई इंसान सचमुच केवल आदर्शों और ईमानदारी के सहारे जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा तो क्या होगा? तो वो उन लोगों का शिकार बन जाएगा जो सत्ता का ये खेल खेलना जानते हैं। क्योंकि आदर्शवादी इंसान ये मानकर चलता है कि सब खेल के नियमों का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि जो चालाक खिलाड़ी होते हैं वो नियमों को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहे होते हैं। और मजा ये है कि वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो सबसे बड़े नियम पालक हो। हाँ, वो सबसे ज्यादा शरीफ बनते हैं। इसलिए बाहर से अच्छा और नैतिक दिखना एक सामाजिक मजबूरी है, लेकिन अंदर से रणनीतिक समझ होना अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या इसका मतलब ये है कि नैतिकता सिर्फ कमजोर लोगों के लिए एक सांत्वना है? ये एक तरीका है सोचने का। या फिर नैतिकता भी सत्ता हासिल करने का एक औजार ही है? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसी बात को एक अलग ढंग से कहा था। उनकी एक बहुत मशहूर सलाह है। हाँ, वो मखमल के दस्ताने वाली बात। बिल्कुल। उन्होंने कहा था, अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। मुझे लगता है ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये सत्ता की पूरी डिक्शनरी है। एकदम सही। नेपोलियन का ये रूपक शक्ति के 49 नियमों के हर पन्ने पर लागू होता है। तो यहाँ लोहे का हाथ किस चीज का प्रतीक है? लोहे का हाथ इंसान की असली ताकत, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा और निर्मम रणनीति का प्रतीक है। ये वो हिस्सा है जो कभी समझौता नहीं करता। लेकिन अगर ये लोहे का हाथ सीधा दुनिया को दिख जाए तो लोग डर जाएंगे। हाँ,
लोग डर जाएंगे या फिर सीधा हमला कर देंगे। इसलिए उसे मखमल के दस्ताने से ढकना पड़ता है। और ये मखमल का दस्ताना हमारा मीठा व्यवहार है। बिल्कुल, शालीनता, आकर्षण और वो इंसानियत जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं। जब वो लोहे का हाथ किसी से हाथ मिलाता है तो सामने वाले को केवल मखमल का मुलायम स्पर्श महसूस होना चाहिए। मतलब उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो एक ऐसी ताकत से हाथ मिला रहा है जो उसे कुचल सकती है। एकदम। ये सम्मोहन और धोखे की एक बेहद बारीक कला है। हाँ, क्योंकि जब किसी पर सीधे हमला होता है तो वो अपना बचाव करता है, उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, वो सतर्क हो जाता है। लेकिन प्रलोभन और आकर्षण के जरिए जब किसी को वश में किया जाता है तो वो अपना बचाव करना ही भूल जाता है। किताब का भी यही दावा है कि इन अप्रत्यक्ष कलाओं में यानी इनडायरेक्ट आर्ट्स में महारत हासिल करके बड़े से बड़े विरोधी को बिना लड़े हराया जा सकता है। और यही इन अप्रत्यक्ष कलाओं की सबसे बड़ी सफलता है, जब आप प्रलोभन और चतुर योजनाओं के जरिए किसी से अपना काम निकलवाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वो अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है। बिल्कुल। सबसे दिलचस्प बात यही है, उसे कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो एक बड़ी योजना का मोहरा मात्र है। और चूंकि उसे एहसास नहीं होता, इसलिए वो कोई द्वेष भी नहीं रखता, कोई बगावत नहीं करता। हाँ, प्रत्यक्ष बल प्रयोग से दुश्मन पैदा होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष शक्ति प्रयोग से वफादार मोहरे तैयार होते हैं। बाप रे, ये सब सुनकर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो सकती है। वो क्यों? क्योंकि स्वार्थ सिद्धि, मोहरे, धोखा, ये शब्द हमारे उस आदर्शवादी नजरिए को तोड़ते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। कोई भी ये सोचना नहीं चाहता कि दुनिया इतनी स्वार्थी और कूटनीतिक है। हाँ, ये बात तो है। करने लगेंगे। ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस तरह के यथार्थ को समझने का मतलब ये कतई नहीं है कि इंसान खुद एक बुरा व्यक्ति बन जाए। तो फिर इसका मकसद क्या है? ये जानकारी शिकार करने के तरीके सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को शिकार होने से बचाने के लिए है। अच्छा, मतलब एक ढाल की तरह। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति इस बात से पूरी तरह अनजान रहेगा कि दुनिया में लोग इस तरह से भी सोचते और काम करते हैं, तो वो बहुत आसानी से किसी के बिछाए जाल में फंस सकता है। हाँ, ये सूचनाओं और रिश्तों के इस जटिल दौर में एक रक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। एकदम। आपको खेल खेलना आए या ना आए, लेकिन खेल के नियम जरूर पता होने चाहिए ताकि कोई आपके साथ खेल ना सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे मार्शल आर्ट सीखना। हाँ, बिल्कुल। हम मार्शल आर्ट्स हमला करने के लिए नहीं सीखते, बल्कि अपना बचाव करने के लिए सीखते हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को और इंसानी फितरत की इन गहराइयों को समझ लें, तो हम अपने आसपास चल रहे उस सभ्य युद्ध को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। सही कहा। क्योंकि अंततः चाहे वो पुराना शाही दरबार हो या आज का आधुनिक ऑफिस, इंसान के मूल प्रेरक तत्व कभी नहीं बदले हैं। डर, लालच और महत्वाकांक्षा आज भी वही हैं। और यही कारण है कि ये विषय आज भी इतना प्रासंगिक है। हाँ, जब हम समझते हैं कि लोग सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं और कितने सूक्ष्म तरीके अपना सकते हैं, तो हमारी दुनिया को देखने की दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल। हम घटनाओं को केवल उनके सतही रूप में देखना बंद कर देते हैं और उनके पीछे के असली कारणों को तलाशने लगते हैं। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा और विचार मंथन के बाद जब भी हम दुनिया को देखते हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट फैसलों की बात होती है या सामाजिक मंचों पर जब लोग आदर्शवाद के बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, तो क्या वो महज एक मखमली दस्ताना है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि हर मीठी मुस्कान, हर विनम्र ईमेल और हर मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं वाले वाक्यों के पीछे हो सकता है एक अदृश्य बोर्ड पर चालें चली जा रही हों। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि ये खेल चल रहा है या नहीं, क्योंकि खेल तो हर पल चल रहा है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि इस खेल को समझने के बाद एक इंसान खुद को कहाँ पाता है। क्या वो खिलाड़ी है जो बिसात के पीछे के मनोविज्ञान को समझता है, या फिर वो सिर्फ एक मोहरा है जो किसी और के मखमली दस्ताने के स्पर्श को हकीकत मान बैठा है? बाप रे, ये सच में एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक